नमस्कार दोस्तों। एक शेर है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप से हुई और जिस जैन जी को आलसी माना जा रहा था उस जैन जी की क्रांति नेपाल से हुई। ये सब लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शासन के एक आदेश से नेपाल के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है। उसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन करने लगे। परंतु दोस्तों, अगर ये मात्र सोशल मीडिया का ही प्रदर्शन होता तो क्या इतना उग्र होता और प्रदर्शन में शूट एट साइट के आदेश से 20 लोग मारे जाते? तो दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई को। नेपाल की एक संस्था है हामी नेपाल, जिसके फाउंडर हैं सुनंद गुरुंग, जिनकी उम्र 36 वर्ष है। संस्था का मानना है कि हम नेपाल को आगे ले जाने और सही दिशा देने के लिए काम कर रहे हैं। उसका कहना है कि नेपाल में भ्रष्टाचार फैल चुका है, असमानता और गरीबी फैल चुकी है और बेरोजगारी भी बढ़ गई है। लेकिन सरकार इसको यह कहकर दबा रही है कि सोशल मीडिया बैन है, इसलिए युवा सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन यह गलत है। असली बात यह है कि नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं और नेता लोग देश का पैसा भर भर के स्विच बैंक में जमा कर रहे हैं। और नेपाल की आम आदमी के पास ना रोजगार है, ना खाने के लिए है, और तो और वहाँ के लोग अन्य देशों में जा रहे हैं। फिर क्या, जैन जी ने सारे नेताओं को एक एक करके सोशल मीडिया पे एक्सपोज करना चालू कर दिया और फिर सरकार ने 4 सितंबर 2025 को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। परंतु असली मकसद तो अपनी पोल खोलने से बचना था, क्योंकि नेपाल भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत जैसे चाहता था कि किसी भी पोस्ट को बैठे बैठे एक इशारे पर सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। एक कंटेम्प्ट केस की सुनवाई के दौरान नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दिया था कि सरकार बिना फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के वो किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को ऑपरेट ना करने दें। इस आदेश का हवाला देकर नेपाल सरकार ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस देकर 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि 7 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को नेपाल सरकार के साथ रजिस्टर करें और एक रिवांस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करो, नहीं तो हम तुम्हें बैन कर देंगे। पर बड़ी टेक कंपनियों ने नेपाल सरकार को इग्नोर कर दिया। अब क्या, नेपाल सरकार को एक बहाना मिल गया कि इन लोगों ने सरकार के नियम, सरकार की बातें और सरकार के ऑर्डर्स, देश के कानून को रिस्पेक्ट करने से मना कर दिया है, तो सरकार को मजबूरन ये कदम देश हित में उठाना पड़ा है। ऐसे में हामी नेपाल ग्रुप्स स्क्वाड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सोमवार 8 सितंबर को काठमांडू में प्रदर्शन के लिए बैनर, पोस्टर, यूनिफॉर्म सर्कुलेट किए जाते हैं। इन सभी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात लिखी हुई थी। एक ऐप टिकटॉक को बैन नहीं किया गया था और VPN नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें और ग्रुप्स भी जुड़ने लगते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और यूथ विंग्स को दूर रहने को कहा जाता है। एक कुछ समय पहले हमारे 2 पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ था, वही अब नेपाल में हो गया था। बांग्लादेश में सरकार स्टूडेंट्स के प्रति सॉफ्ट होने की बजाय कठोर होती चली गई और उनको देशद्रोही तक कह डाला। वहाँ की सरकार ने स्टूडेंट्स पर गोलियों की बौछार करा दी। 1500 मौतों के बाद भी शेख हसीना चाहती थी कि और मौतें हों, जिसके बाद वहाँ की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। नेपाल का ये आंदोलन सत्ता की अहंकार और नेपाल में पीढ़ियों की उम्मीदों के दमन और आर्थिक तबाही के खिलाफ आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन का आइडिया सोशल मीडिया बैन से बड़ा हो चुका था। वहाँ की मीडिया और PMOP को लगा हुआ कि ये काठमांडू का ये प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन के प्रदर्शन है। कुछ गोलियाँ, कुछ मौतें जवानों के गर्म खून को ठंडा कर देंगी। बस यही भारी गलती कर बैठते हैं और 24 घंटे के भीतर ही तस्वीर बदल जाती है। उन्हें नहीं पता था कि 19 गोलियों से ही उनके घरों को आग लगा दी जाएगी। उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। उन्हें अपनी जान बचाकर देश छोड़कर या किसी गुप्त ठिकाने पर छुपना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन एक पार्टी या एक नेता के खिलाफ प्रदर्शन नहीं था, पूरे सिस्टम के खिलाफ नेपाल की युवाओं का प्रदर्शन था। जब रैली 10:30 बजे ब्रजेश्वर की तरफ निकली, तब तक सब कंट्रोल में था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने दिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथ ऊपर करके दिखाए कि हम निहत्थे हैं, फिर भी पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। सरकार का कहना है कि मार्च के अंदर से ही एंटी सोशल एलिमेंट निकलने लगे और उपद्रव करने लगे।
आगजनी करने लगे और तब पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। उसके बाद जो स्थिति बनी वह बड़ी भयावह है। जैन जी को देखते ही शूट एट साइट के ऑर्डर नेपाल गवर्नमेंट द्वारा दे दिया जाता है। टीयर गैस, रबर बुलेट और अल्टीमेटली शूट एट साइट के ऑर्डर। भीड़ समझ नहीं पाती है कि क्या किया जाए। कुछ लोग पार्लियामेंट की तरफ दौड़ते हैं, उसका गेट व दीवार तोड़ते हैं, कुछ पुलिस से ही उलझ जाते हैं और कुछ लोग भाग जाते हैं। इतने देर में तो 19 लोग मारे जाते हैं, कई घायल हो जाते हैं। इसमें बहुत निर्मम बात ये थी कि मात्र 12 साल के बच्चे को भी गोली से मार दिया जाता है। बस फिर क्या था, इस खून खराबे के बाद प्रदर्शन ने एक अलग ही रंग ले लिया। ये मरने वालों की संख्या 2006 के प्रदर्शन से भी ज़्यादा हो गई थी, जिसमें किंग ज्ञानेंद्र को सत्ता से बेदखल किया गया था, जिसे नेपाल इतिहास में प्यूटल मूवमेंट कहा जाता है। लोगों का गुस्सा देखते हुए और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया से भी बैन हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री देर रात बयान देते हैं कि हमें जैन जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैली में बस कुछ उपद्रवी आ गए थे, जैन जी की सारी बातें मान ली जाएंगी। सरकार जगह जगह कर्फ्यू लगा देती है क्योंकि जैन जी की भीड़ सड़कों पर आ चुकी थी और उनकी एक ही मांग थी कि पीएमओपी इस्तीफा दे। सरकार ने अपनी गलती मानते हुए जैन जी की सारी मांगें मानना शुरू कर दी और अपने डिसीजन बदलने लगे और सरकार के मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपनी इस्तीफा देने लगे, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें दलों के नेता पीएमओपी से बोलते हैं कि अब आपको छोड़ देना चाहिए। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी शामिल नहीं होती है क्योंकि उनके द्वारा उनके नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउवा को उनके घर में घुसकर पीटा और उनके घर को आग लगा दी। ऐसे ही वित्त मंत्री विष्णु पौगेल को काठमांडू में उनके घर के नज़दीक दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पीएम ओली के घर को भी आग लगा दी जाती है। होम मिनिस्टर, विदेश मंत्री के घरों को भी आग लगा दी जाती है। दोस्तों, आगे देखना होगा कि पीएम ओली के इस्तीफे के बाद शांति लौटेगी या जलती हुई संसद से समस्या बढ़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।